आज जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं बहुत इजी टॉपिक है, छोटा है और सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और इसे समझने के बाद हम लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री लिक्विड सरफेस से क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं कुछ टाइप के सरफेसेस ड्रॉ करूँ लिक्विड के, तो जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज माय कंटेनर। ओके, इस कंटेनर में आई एम पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड लाइक दिस। यहाँ पर हमने भैया लिक्विड ले लिया है। चलो, अब ये जो आप लिक्विड देख पा रहे हो, इसका जो सरफेस है ये हमने एग्जैक्टली फ्लैट कंसिडर किया है, ठीक है। अब दूसरा एक लिक्विड सरफेस में ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि कोई वाटर का ड्रॉप है मेरे पास। तो हम वाटर का ड्रॉप ड्रॉ कर लेते हैं एक। होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे। तो लेट्स से दिस इज अ वाटर ड्रॉप। अब यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ किया है, वैसे स्मॉल वाटर ड्रॉप की बात हो रही है। तो लेटेस्ट से दिस इज अवर वाटर ड्रॉप। कोई भी लिक्विड का ड्रॉप कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरे टाइप का मैं एक सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे एक डीप फॉर्म हो रहा है, मतलब इस टाइप का सरफेस है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिक्विड है वो थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, समझ में आएगा आपको, इस तरीके से। दिस इज अ लिक्विड। तो हमारा बेसिकली जो लिक्विड आप देख रहे हो, यहाँ देखिए, यहाँ ये जो लिक्विड है, तो ऊपर से देखने पर वो कैसा है, कॉनकेव है, और नीचे से मैं देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा ये कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज कॉनकेव, लिक्विड के पर्सपेक्टिव ये कॉनकेव है, और एयर के पर्सपेक्टिव या आउटर स्पेस के पर्सपेक्टिव ये कॉन्वेक्स हो गई इसकी बाउंड्री। और यहाँ जो बाउंड्री है वो कैसी है, फ्लैट बाउंड्री है। अब जो टॉपिक कहना चाह रहा है हमसे, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसे समझने के लिए हम कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फ्लैट सरफेस की बात करेंगे। तो ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है, इसके जस्ट ऊपर आई एम कंसिडरिंग वन पॉइंट ए, और इस सरफेस के जस्ट बीनीथ हम एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे, पॉइंट बी। पॉइंट बी, अब ध्यान से समझना, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का या हाइट का, उसे हम निग्लिजिबल मान रहे हैं। और अगर ये निग्लिजिबल है तो जितना प्रेशर पॉइंट ए पे रहेगा उतना ही प्रेशर पॉइंट बी पे रहेगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए इट इज एग्जैक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो पॉइंट ए पर कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। पॉइंट बी पर कौन सा प्रेशर रहेगा, पॉइंट बी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉइंट बी मान लीजिए सर्टन डेप्थ पर होता तो हम कहते भैया प्रेशर एट पॉइंट बी वुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये जो भी हाइट होती लिक्विड कॉलम की। बट ऐसी स्थिति है क्या, अभी नहीं। हमारा जो बी पॉइंट है इट इज जस्ट बीनीथ द सरफेस एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज सो लेस दैट इनके बीच के डिस्टेंस के कारण कोई भी प्रेशर का जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो बी पर एक्ट नहीं करेगा। इन दैट केस वी कैन सिंपली से भैया कि ए एंड बी बोथ आर नियरली एट द सेम लेवल। चलो, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ए पॉइंट पर मैं कहूं कि जो फोर्स एक्ट होने वाला है, ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट होने वाला है दैट इज फोर्स ड्यू टू एयर ओनली, राइट। बी पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट होने वाला है, तो अगर मैं लिखूं फोर्स एट पॉइंट ए, सो इट इज फोर्स ड्यू टू एयर, क्लियर। एंड इफ आई एम राइटिंग फोर्स एट पॉइंट बी, सो इफ यू कैन सी दिस इज फोर्स ड्यू टू एयर, एयर के कारण तो फोर्स जो लगेगा ए पर वही फोर्स बी पर भी लगेगा, प्लस प्लस। अब अगर आप थोड़ा सा याद करो तो हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था। सरफेस टेंशन में क्या देखा था कि जो लिक्विड नियर द सरफेस होता है वो हमेशा टेंशन के अंदर रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल एट द सरफेस आर वेरी लेस एंड डज दे एक्सपीरियंस टेंशन ऑल ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। सो पॉइंट बी मस्ट हैव बीन एक्सपीरियंसिंग टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन यहाँ पर अगर टी होगा तो टी इज व्हाट,
टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। एल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन जो हम सरफेस पर ड्रॉ करते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये जो एफ है, एफ इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, दिस एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। नाउ दिस पॉइंट बी विल ऑल्सो बी एक्सपीरियंसिंग दिस सरफेस टेंशन के कारण आने वाला जो फोर्स है वो। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये फोर्स सरफेस पर दोनों दिशा में लगेगा, राइट में भी लगेगा और लेफ्ट में भी लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली एयर के साथ साथ बी पॉइंट पर फोर्स आ रहे हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, बट सरफेस टेंशन के कारण आने वाले जो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसल कर लेंगे, और जो नेट फोर्स है एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन विल बी जीरो। सो ओनली फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी विल रिमेन फोर्स ड्यू टू एयर विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन केस ऑफ पॉइंट ए। दस वी कैन से कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी व्हेन सरफेस इज प्लेन। तो अगर मेरे पास प्लेन सरफेस है, फिर से ध्यान से समझिए, प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के केस में सरफेस के ऊपर और सरफेस के जस्ट बीनीथ दोनों ही तरफ जो दोनों ही तरफ प्रेशर सेम होगा। या आप ऐसे भी बोल दो, अगर दोनों ही तरफ सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे प्रेशर अगर सेम है तो सरफेस को प्लेन होना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली बात। अब आते हैं हमारे दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है? इस तरीके से एक मैं कॉन्वेक्स सरफेस ले रहा हूं। अब कॉन्वेक्स सरफेस में भी हम क्या कर लेते हैं, यहां पर दो पॉइंट फिर से इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ए, there is a point A just above the surface and let's say there is a point B just below the surface। दिखाने के लिए यहाँ पर मैं बहुत डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ, बट आप मान के चलिए सरफेस के जस्ट ऊपर और सरफेस के जस्ट नीचे है, तो A और B के बीच में कोई कंसिडरेबल या सिग्निफिकेंट डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू दिस स्पेस ये एनकाउंटर नहीं करना है हमें वाइल कंसिडरिंग प्रेशर्स। नाउ अब ए जो पॉइंट है इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो वी कैन से भैया यहाँ पर एक फोर्स आ रहा होगा एंड आई एम सिंपली राइटिंग दिस फोर्स इज ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स। समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप देख रहे हो ये जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर भी फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल तो लग ही रहा है ना ऊपर से। जैसे कि मैंने कहा था ए और बी में कोई खास तो डिस्टेंस है नहीं, तो जो ए पर फोर्स है वो बी पर भी फोर्स है। इन एडिशन टू दैट बी मॉलिक्यूल विच इज नियर द सरफेस ऑफ योर लिक्विड इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अर्लियर केस में भी यहाँ पे भी तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन था ही, बस दोनों कैंसिल हो रहे थे, इसलिए हमने फाइनल डेरिवेशन में उसको, फाइनल जो एक्सप्रेशन है उसमें नहीं कंसिडर किया था। यहाँ पे लेकिन क्या होने वाला है, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। नाउ व्हाट आई एम इमेजिनिंग हियर, मैं यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज एक्टिंग लाइक दिस। सो दिस इज बेसिकली tangent to the surface, so this is force due to surface tension। और जैसे ये लेफ्ट साइड में जाएगा वैसे ये राइट साइड में भी जाएगा। यहाँ पर हमने राइट साइड में भी हमने एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखिए समझते हैं, ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है एज इट इज एक्टिंग टेंजेंशियली इट कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। सो आई एम सिंपली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज रिजॉल्विंग दिस टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो इसको लिख रहा हूं मैं एफ टी एच। जैसे लेफ्ट साइड के फोर्सेस को रिजॉल्व किया वैसे ही राइट साइड के फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। यस, नाउ दिस इज ऑल्सो एफ टी एच, बट ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और इस एफ टी का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। व्हाट इज एफ टी? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों के कारण आएगा, तो इसको कंबाइनली मैं लिख रहा हूँ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग इन अ वर्टिकल वे। ओके, चलो अब नेट फोर्सेस की बात करते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू पॉइंट ए पर फोर्स ड्यू टू एयर इज अप्लाइंग ओनली। When it comes to point B have
टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल को मास है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, एंड along with that additional force, that is force due to surface tension which is acting vertically, is also applicable here. As far as horizontal forces are concerned, they get cancelled out, या फिर हम कह सकते हैं कि they get balanced out. So B point पर सिर्फ vertical direction में अब extra force आ चुका है. So I am writing here, see I am writing here, force acting at point A is due to force because of air molecule, and force acting at point B is because of air molecule plus, यहाँ पर अगर देखना है तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है तो यहाँ मैं बस लिख रहा हूँ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन. एज वी नो, pressure is force acting per unit area and large number of forces acting at point B. So pressure at point B must have been greater than pressure at point A because force at point B, ये जो हमारा force है ना B point का, this force at point B is greater than force at point A. चलो इतना समझ में आ गया आपको. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया पहली बात कि जो सरफेस है लिक्विड का, अगर वो कर्व्ड सरफेस है तो जो कॉन्केव वाला पार्ट होता है ना, कॉन्केव वाला पार्ट, यहाँ जो हमने बी पॉइंट कंसिडर किया इस कॉन्केव वाले पार्ट के अंदर, वहां पर बेसिकली प्रेशर ज्यादा निकला. चलो अब क्या करेंगे, थर्ड जो सरफेस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज थर्ड सरफेस. यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ऊपर एयर वाला पार्ट है यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं. लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए, एंड अगेन हियर इट इज पॉइंट बी जो सरफेस के ही ऊपर है, बट दिखाने के लिए जस्ट थोड़ा सा नीचे हम ड्रॉ करते हैं. चलो अब क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सरफेस आप देख पा रहे हो ये कर्व्ड सरफेस है, किसका, लिक्विड के सरफेस का, तो यहाँ जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा दे विल ऑल्सो बी लाइक दिस. ठीक है, पहले केस में यहाँ फोर्स, यहाँ हमने जो फोर्स ड्रॉ किए थे वो ऐसे डाउनवर्ड दिशा में थोड़े से इंक्लाइंड थे, यहाँ जो फोर्स होगा वो वर्टिकल दिशा में इंक्लाइंड होगा, वर्टिकल दिशा में इंक्लाइंड होगा. अब समझते हैं क्या होने वाला है. चलिए नाउ मैं बी पॉइंट पर कुछ फोर्सेस ड्रॉ करता हूं. सो बी पॉइंट पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कुछ ऐसे दिखेगा मुझे, इस तरीके से, राइट, और यहां से ऐसे. सिर्फ हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, आप ऐसे मत समझिए कि ये लिक्विड के अंदर लग रहे फोर्सेस, अंदर नहीं लग रहे क्योंकि ये लिमिटेशन है मेरे लिए ज्योमेट्री का. सो सिर्फ बी पॉइंट के सरफेस की मैं बात कर रहा हूं. तो अगर ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ए पॉइंट को अगर आप देखो तो इस पर आने वाला फोर्स तो ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल ही होगा बस. तो आई एम राइटिंग दिस एज फोर्स बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल. और जब फोर्स बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल लग रहे होते हैं तो हम उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. मतलब ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, चाहे कोई भी केस हो, फर्स्ट केस हो, सेकंड केस हो, या फिर यहाँ पे थर्ड केस हो, जो पॉइंट सरफेस के बाहर है वहाँ उसे हम एटमॉस्फेरिक, जो पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर है वहाँ वो उस पॉइंट को कंसिडर किया है, इसलिए जो प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर जब मैंने टेंजेंशियल फोर्सेस ड्रॉ किए बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, नाउ दिस फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व्ड अगेन इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल. ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट को मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, सो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट. सो फॉर ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको लिख रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, force due to surface tension acting horizontally, and this is force due to surface tension but acting vertically. If you see carefully, a molecule is subjected to force due to air, thus it will only experience atmospheric pressure. When it comes to point B पर ऊपर जाने वाला फोर्स है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, और नीचे जाने वाला जो फोर्स है वो है फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स, दैट विल कॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण आने वाले, इसको तो हमने पहले ही देख लिया है, वो बैलेंस हो जा रहा है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे. मतलब अब ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं प्रेशर एट पॉइंट ए, सो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
या आप ऐसे समझो, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए इज ओनली ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, राइट, इट इज ओनली ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल। अगर फोर्स एट पॉइंट बी की बात करूं तो यहां पर देखिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालूंगा तो ऊपर जाने वाला जो फोर्स है वो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन वर्टिकल डायरेक्शन है, और नीचे जाने वाला जो फोर्स है वो है फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल। तो जो नेट फोर्स आएगा बी पे, बी पॉइंट पे जो नेट फोर्स आएगा वो फोर्स ड्यू टू एयर जो ए पॉइंट पर लग रहा है उससे कम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए ए पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स है जो एयर का एक कारण आता है वो 10 न्यूटन का है, और जो ऊपर जाने वाला सरफेस टेंशन के कारण आने वाला फोर्स है वो है 6 न्यूटन का। तो अगर आप देख पा रहे हो ये जो बी पॉइंट है हमारा, ये दिस बी पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, और जब पॉइंट इक्विलिब्रियम में होते तो फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो 10 में से 6 चला गया, हाउ मच इट विल बी 4 न्यूटन विच विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो बी पॉइंट पर ए पॉइंट के कंपैरिजन में जो फोर्स लगने वाला है वो कम लगेगा, और अगर फोर्स कम है तो प्रेशर भी कम होगा। दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर, प्लीज पे अटेंशन, force acting at point B is less than force acting at point A, therefore pressure acting at point B will also be lesser than pressure acting at point A। चलो अब यहां पर इस फिर से ज्योमेट्री को ध्यान दो। यहां ये जो ऊपर का पार्ट है दिस इज कॉन्केव पार्ट, एंड लिक्विड के अंदर जो पार्ट है सरफेस के बाद वो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है। सेकंड केस में भी जो कॉन्केव वाला साइड था वहां पर प्रेशर ज्यादा मिला था जो बी पॉइंट था, यहां पर कॉन्केव वाले साइड में कौन है, ए है। इसका मतलब है जहां कभी इंटरफेस पे कॉन्केव शेप मुझे दिखेगा उसके अंदर का जो भी पॉइंट हो गए उनके प्रेशर ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत काम है आगे, इसका बहुत यूज होने वाला है। सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ दैट एक्सेस प्रेशर अक्रॉस free surface of liquid is observed where concave surfaces are formed। जहां पे कॉन्केव सरफेस होंगे वहां पे एक्सेस प्रेशर मिलेगा। प्लेन सरफेस में एक्सेस प्रेशर नहीं होता, प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम प्रेशर होता है। चलिए ये आप समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा सीईटी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द शेप ऑफ लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड देन option A is pressure on the convex side is equal to atmospheric pressure, not necessary। B pressure on convex side is equal to the pressure on concave side, ऐसे तो नहीं होता है। C pressure on concave side is greater than that of convex side, yes this is the correct option। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, pressure on the concave side is lesser, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अब आगे जो टॉपिक हम समझ रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल, और इसके अंदर हम लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन को भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो लास्ट ईयर भी आया था। तो देख लो, समझते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें सीखना क्या है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल जब मैं बोलता हूँ तो हमारे यूजुअल लाइफ में हम जितने भी लिक्विड के ड्रॉप्स देखते हैं, अगर वो स्मॉलर मास वाले ड्रॉप्स है तो हमें वो किस शेप में मिलते हैं, स्पेरिकल शेप में मिलते हैं। ऐसे क्यों, क्योंकि स्पीयर एक ऐसा शेप है जिसका सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली सरफेस एनर्जी कम होगी, एंड वाटर वांट्स टू हैव लोवेस्ट सरफेस एनर्जी, दैट्स व्हाई इट ट्राई टू ऑक्यूपाई स्पेरिकल शेप। लेकिन अगर ड्रॉप छोटा है, या सोप बबल ले लीजिए, अगर वो छोटा है तो आपको स्पेरिकल फॉर्म में दिखता है। लेकिन यही अगर बड़ा आप मास कंसीडर करो वाटर का और उसे स्पेस में उछाल दो तो क्या वो स्पीयर के फॉर्म में रहता है, नहीं, तो उसका ना शेप ऐसे रैंडम हो जाता है अगर ज्यादा मास वाला वाटर है तो, और छोटा मास अगर है वाटर का तो उस केस में आपको एक नियरली स्पेरिकल शेप देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो मैं पहला वाटर ड्रॉप कंसिडर कर रहा हूँ उसका मास है स्मॉल m, एंड ये जो लार्जर ड्रॉप है इसका मास मैं कंसिडर करता हूँ मान लीजिए कैपिटल M। तो कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर्टिकुलर कैपिटल M मास वाले लिक्विड पर लगेगा वो होगा कैपिटल M इंटू जी, और यहाँ पहले के केस में कितना लगेगा, दैट वुड बी स्मॉल mg। नाउ दिस स्मॉल mg इज लेसर देन कैपिटल mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ लार्जर ड्रॉप वुड बी हायर एंड इन केस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इट वुड बी लोअर। नाउ अगर आप ये स्मॉलर ड्रॉप देख पा रहे हैं तो यहाँ इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया, एंड सरफेस, ये जो पर्टिकुलर सरफेस है इसके ऊपर लग रहा होता है टेंजेंशियली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर स्पेरिकल शेप है
यहाँ पर स्पेरिकल शेप है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये फोर्स इज क्वाइट लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो हमारा ड्रॉप है इसे वो टूटने नहीं देता है, वो प्रॉपर स्पेरिकल शेप को मेंटेन करके रखता है, अपने सरफेस एरिया को इस तरीके से बाउंड करके रखता है कि पर्टिकुलर जो लिक्विड है वो स्पीयर के फॉर्म में कन्फाइंड रहे। लेकिन जब मास बहुत ज़्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन उतना इनफ नहीं है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स को वो संभाल पाए। इसलिए लार्जर ड्रॉप जैसे ही आप उछालोगे, एक तो वो गिरेगा तो रैंडम शेप होगा, और गिरने के साथ ही ये जो पर्टिकुलर बड़ा सा मॉलिक्यूल सा या फिर बड़े से जो शेप है लिक्विड का, ये टूटकर छोटे छोटे स्पीयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही ये छोटे स्पीयर में कन्वर्ट होता है फिर से आपको स्पेरिकल ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। मतलब अगर ड्रॉप छोटा है, लिक्विड का मास छोटा है, तो ही आपको स्पेरिकल फॉर्म में वो दिखेगा। सो जब मैं कह रहा हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल, तो यहां पर हमें यह समझना है कि जब स्पेरिकल शेप बनता है किसी भी ड्रॉप का, तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लो कि हमारा एक पर्टिकुलर स्पेरिकल ऐसे ड्रॉप है, ओके। अब इस ड्रॉप के अंदर हुआ क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है उनका अपना एक प्रेशर होगा। सो आई कैन से लेट से पी आई क्या है, इनसाइड प्रेशर है इस पर्टिकुलर ड्रॉप के लिए। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर कॉन्केव शेप है तो कॉन्केव शेप के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर टिपिकली आउटसाइड प्रेशर अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा हूँ उससे ज़्यादा होगा इनसाइड प्रेशर। दूसरी चीज़, चूंकि ये पर्टिकुलरली एक स्पीयर है तो इसके हर पॉइंट पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लग रहे होंगे, राइट। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लग रहे होंगे। अब यहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है कॉन्केव शेप में, ध्यान से समझिए, सेकंड केस में हमने देखा था, ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होते हैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट इनसाइड आ रहे होते हैं इन केस ऑफ ड्रॉप्स। तो ड्रॉप के केस में सभी बाउंड्री पर हर पॉइंट पर क्या लग रहे होंगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लग रहे होंगे जो इनसाइड मतलब टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होंगे। इसके अलावा बाहर जो एयर है, एयर भी क्या कर रही होगी, इस पर्टिकुलर ड्रॉप पर बाहर से फोर्स लगा रही होगी। अब देखिए, एक तो हर दिशा से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अंदर की दिशा में लग रहा है, और ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो भी अपना जो फोर्स है इस पर्टिकुलर ड्रॉप पर एग्जर्ट कर रही है। अब ये जो दोनों फोर्सेस है, दोनों नेचर के फोर्सेस है जो दोनों ही इनवर्ड लग रहे हैं इस पर्टिकुलर ड्रॉप में, तो यहाँ होता क्या है, अगर आइडियली देखा जाए तो ऐसे होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस होने लगेगा। और कॉम्प्रेस होने के कारण, क्योंकि इस पर सभी जगह से फोर्स लग रहे होंगे, तो कॉम्प्रेस होने के कारण मॉलिक्यूल को तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। लेकिन क्या वो टूट रहा है, क्या नहीं टूट रहा है? क्यों नहीं टूट रहा है? तो इसका रीजन यह है कि जैसे ही ऊपर से दोनों फोर्सेस लगेंगे, मतलब प्रेशर ड्यू टू एयर के कारण आने वाला भी फोर्स और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण जो लग रहा है वो वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स के कारण मॉलिक्यूल जब कॉम्प्रेस होते हैं, अब हम आइडियल लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं, तो आइडियल लिक्विड में जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो तो बहुत लो है या निग्लिजिबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी है ही नहीं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस नहीं हो पा रहे हैं, और इसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो इनसाइड प्रेशर है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको वो बैलेंस कर ले रहा है। तो अगर इनसाइड प्रेशर पी की वैल्यू ज्यादा ना रही, किसके कंपैरिजन में, आउटसाइड प्रेशर, तो अगर प्रेशर इनसाइड इज नॉट ग्रेटर, या फिर ऐसे मान लीजिए इनसाइड प्रेशर अगर इक्वल रहा आउटसाइड प्रेशर के, या इनसाइड प्रेशर लेस रहा आउटसाइड प्रेशर के, तो नेट फोर्स जो एक्ट होता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस लिक्विड ड्रॉप विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। सो टू सस्टेन दैट और टू बैलेंस दैट एक्सटर्नल फोर्सेस
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन द इनसाइड प्रेशर रिमेन्स ऑलवेज हायर। तो यहाँ ये जो इनसाइड प्रेशर है, अगर मैं उसको पी आई लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, इनसाइड प्रेशर को मैं क्या लिख रहा हूँ, पी आई, आउटसाइड प्रेशर को मैं लिख रहा हूँ पी नॉट। तो पी आई माइनस पी नॉट करने पर मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट एक्सेस प्रेशर, आई विल गेट एक्सेस प्रेशर। और यही एक्सेस प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है आपके इस ड्रॉप को स्पेरिकल फॉर्म में बनाए रखने के लिए। अगर ये एक्सेस प्रेशर नहीं रहा तो भूल जाइए, आपका ना तो ड्रॉप स्पेरिकल रहेगा ना ही बबल्स स्पेरिकल बनेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप या फिर लैप्लास लॉ, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। कब, अगर मेरा कोई लिक्विड स्पेरिकल ड्रॉप के फॉर्म में होता है या पर्टिकुलर कोई सोप बबल जो है वो सोप बबल स्पेरिकल फॉर्म में होता है। तो जो डेरिवेशन चलेगा उसे हम ड्रॉप के लिए करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन बबल्स में वहां पर क्या चेंज होने वाला है उसे भी समझेंगे। अच्छा, जैसे मेरे पास मान लीजिए दो सोप बबल है, ठीक है, दोनों ही सोप बबल मान लेते हैं सेम रेडियस के हैं, लेकिन जिन सोप सॉल्यूशन से ये बबल बने होंगे ये अलग अलग सॉल्यूशन से बने हैं। ये फर्स्ट सॉल्यूशन से बना है, ये सेकंड सॉल्यूशन से बना है। पहले बबल का सरफेस टेंशन T1 है, दूसरे बबल का सरफेस टेंशन T2 है। हालांकि दोनों के रेडियस सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं, वी ऑलवेज नो कि कोई भी अगर कॉन्केव शेप होता है तो उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या यहाँ पे दोनों ही जो बबल्स है उनके अंदर के प्रेशर को सेम मान लेना चाहिए? अगर पहले बबल के अंदर के प्रेशर को P1 लिख रहा हूँ, दूसरे बबल के अंदर के प्रेशर को P2 लिख रहा हूँ और आउटसाइड प्रेशर अगर P0 है, तो क्या P1 माइनस P0 विल इट बी एग्जैक्टली इक्वल टू P2 माइनस P0? ऐसे नहीं होगा। अगर सरफेस टेंशन अलग अलग है ना, तो एक्सेस प्रेशर या फिर प्रेशर इनसाइड ऑफ दिस बबल्स विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल। इसका मतलब है ये जो एक्सेस प्रेशर होता है, इस एक्सेस प्रेशर का रिलेशनशिप हम किसके साथ डिराइव करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एज वेल एज रेडियस ऑफ दैट बबल और ड्रॉप, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिक्विड मॉलिक्यूल को जो है वो इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ड्रॉप ले रहा हूँ, स्पेरिकल ड्रॉप, एंड दिस ड्रॉप इज मेड अप ऑफ लिक्विड। तो कुछ ऐसा लिक्विड से उसको जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज ए लिक्विड ड्रॉप, चलेगा। ये है उसका सेंटर, और जो रेडियस है इस ड्रॉप का वो है स्मॉल आर। एक्सप्रेशन भले ही हम ड्रॉप्स और बबल्स के फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ड्रॉप के लिए ही एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और लास्ट में बबल के लिए उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको नोट डाउन करके लिख लेंगे। सो चलो, आई एम राइटिंग हियर, कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप एज शोन इन फिगर। ठीक है, चलिए, लेट स्मॉल आर विद द रेडियस ऑफ ड्रॉप, let T be the surface tension of liquid, चलेगा। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा प्रेशर पे होंगे, जैसे क्योंकि ये कॉन्केव शेप के अंदर है इसलिए। तो मैं पी आई ले रहा हूँ। व्हाट इज पी आई? पी आई इज इनसाइड प्रेशर ऑफ द ड्रॉप। सो पी आई इज इनसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉप कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आउटसाइड होगा उसको PO लिखते हैं, हो सकता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो PO इज आउटसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉप, आउटसाइड प्रेशर ऑफ, ठीक है। अब ये जो स्पेरिकल नेचर है ड्रॉप का, इसके कारण हम जानते हैं पी आई इज ग्रेटर देन PO। सो ड्यू टू स्पेरिकल शेप, कॉन्केव होने के कारण पी आई इज ग्रेटर देन P0, एंड अगर ऐसा है तो पी आई माइनस P0 इज नथिंग बट
एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, इसी का हम आगे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। चलो अब ये एक्सेस प्रेशर फाइंड करने के लिए हम हेल्प किसकी लेने वाले हैं, लैप्लास के लॉ की हेल्प लेने वाली है, जिसके सहारे से हम आगे का डेरिवेशन करेंगे। अब हमें करना क्या है, अगर अगर इस पर्टिकुलर स्पीयर का रेडियस r है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस स्फेरिकल ड्रॉप के लिए, आई एम राइटिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप। अगर इसे मैं a1 लिखता हूं तो a1 कितना हो जाएगा भैया, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। चलो अब हमें करना क्या है, we will be doing some work and due to that work I need to increase this surface area, इस surface area को increase करना है। increase करने के लिए हमें रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं एलिमेंटली इस रेडियस को बढ़ा रहा हूं विथ डिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा आर। कितने डिस्टेंस से मैंने रेडियस को बढ़ाया है, डेल्टा आर से। तो इस डेल्टा आर पर मान लेते हैं कि हम एक नया सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो ये है हमारा न्यू सरफेस। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझो, पहले जो ओरिजिनल सरफेस था उसके लिए रेडियस थी आर, नया सरफेस बना है उसके लिए रेडियस कितने से बड़ी है, डेल्टा आर से। तो नए स्पीयर की या आउटर जो हमारा ड्रॉप का स्पीयर है, इसके लिए टोटल रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर प्लस डेल्टा आर। अब ये हुआ कैसे, मतलब बेसिकली रेडियस को हमने बढ़ाया कैसे, तो दो तीन तरीके से मैं इसको समझा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कुछ सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल इंजेक्ट कर लिए लिक्विड के इनसाइड ऑफ दिस स्फेरिकल ड्रॉप, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्पीयर का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, स्पीयर एक्सपांड करेगा। दूसरा, जबरदस्ती से अगर मैं कुछ फोर्स लगा लूं इसके बाउंड्री पर, ठीक है, जो पूरा बाहर का सरफेस एरिया है उस पर जबरदस्ती से फोर्स लगा लूं, तो भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड दे विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, और लिक्विड का जो सरफेस है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो बेसिकली रेडियस को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, वर्क डन किया है, और ये वर्क डन कितना होगा, दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू सरफेस एनर्जी में जो चेंज आएगा उतना, क्योंकि इनिशियली छोटा सरफेस है तो लिक्विड ड्रॉप के पास सरफेस एनर्जी कम है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, और इन दो सरफेस एनर्जी के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, हमने सबसे पहले सरफेस एरिया फॉर स्मॉलर ड्रॉप कंसिडर कर लिया। अब मैं लिख रहा हूं लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर स्फेरिकल ड्रॉप इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा आर, देन न्यू सरफेस एरिया A2 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 4 पाई स्मॉल r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, दैट वुड बी न्यू रेडियस। एंड अब आगे अगर इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग दिस एज आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। अगर देखिए डेल्टा आर बहुत छोटा होगा, सो इफ डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो किसी भी स्मॉल एलिमेंट का जो स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज्यादा स्मॉल आएगा, देयरफॉर डेल्टा आर का स्क्वायर वी कैन निग्लेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, देन A2 वुड बी इक्वल टू 4 पाई r square plus twice of r delta r, and we can write this as 4 pi r square plus 8 pi r into delta r। ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर A2। हमने A1 के लिए पहले एक्सप्रेशन ले लिया था। नाउ लेट्स फाइंड चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया।
तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। डी ए क्यों लिख रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हमारी रेडियस बड़ी है तो वो कितने से बड़ी है, डेल्टा आर, और ये जो डेल्टा आर है ये बहुत ही छोटा हम इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए डी ए लिखा है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ए टू माइनस ए वन, सो आई एम राइटिंग डी ए इज इक्वल टू ए टू इज हाउ मच, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस ए वन इज 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर तो चले गया, सो क्या बचेगा हमारे पास, देन वी हैव डी ए इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, so 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, दिस इज व्हाट, चेंज्ड एरिया। नाउ जब सरफेस एरिया चेंज होगा, जब सरफेस एरिया चेंज होगा तो देयर विल बी द चेंज इन सरफेस एनर्जी विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दिस ड्रॉप सो दैट एरिया कैन बी इंक्रीज्ड। नाउ thus due to change in surface area, change in surface energy takes place। अब सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी हमारी, देयरफॉर सरफेस एनर्जी इज व्हाट, टी इंटू डी ए, एंड दिस सरफेस एनर्जी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन। तो चाहो तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं, टेक्स प्लेस एंड दिस चेंज इन surface energy will be equivalent to the amount of work done, और ये वर्क डन को मैं लिख रहा हूँ डी डब्ल्यू। क्यों डी डब्ल्यू, क्योंकि एरिया भी बहुत कम चेंज हुआ है। देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, सरफेस एनर्जी वाला फॉर्मूला है हमारे पास, टी इंटू एरिया वाला चेंज। सो टी इंटू डी ए कितना मिला है भैया हमें, 8 पाई आर डेल्टा आर, सो दिस इज डी डब्ल्यू। अब इसे क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 करके इसे मार्क करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हमें ना एक और चीज पता है, क्या, व्हाट इज मीन बाय वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वी ऑल्सो नो कि ये जो वर्क डन हमने किया है विच इज टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। किस पर लगा होगा ये फोर्स इस पर्टिकुलर छोटे स्पीयर पर। जब सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, दिस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा आर, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू वर्क डन, और ये वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर spherical drop along the displacement delta r, ठीक है, along the displacement delta r। so I am simply writing that again dw is nothing but force into displacement, and here the displacement is delta r। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसे आएगा पिक्चर में, देखो फोर्स किस पर लग रहा है, इस स्मॉल स्पीयर पर लग रहा है। ये जो फोर्स पिक्चर में आएगा कब आएगा, अगर मान लीजिए इंटरनल प्रेशर पी आई है और आउटर प्रेशर पी नॉट है, पी आई की वैल्यू पी नॉट से ज़्यादा है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते पी आई का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट है, पी ओ जो है या पी नॉट जो है वो 1 यूनिट है। सो 3 - 1 इज 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रेशर अभी किसके पास है, इस स्फेरिकल ड्रॉप के पास है। यही एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लिक्विड को बाहर की दिशा में पुश करने के लिए हेल्प करेगा। और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है विच इज पी आई माइनस पी नॉट विल बी इक्वल टू
the force which it will exert on the wall of this small sphere divided by area of this स्मॉल स्फीयर। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो एक्सेस प्रेशर है, उसके कारण जो फोर्स है वही फोर्स वॉल पर लग रहा है अलोंग दिस स्मॉल स्फीयर का एरिया ए। तो मैं इस फोर्स को कैसे लिख सकता हूं, देखिए, अगर प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, देन excess pressure would be equal to force acting upon the wall of smaller sphere divided by area of small sphere। कितना होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग फोर्स एज पी आई माइनस पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। सो देखिए, इस फोर्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था भैया, जैसे पहले मैंने बोला था, इट इज डेल्टा आर। सो दिस इज ऑल्सो डी डब्ल्यू। इसको मैं इक्वेशन 2 करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 और अभी यहां पर जब इक्वेशन 2 फाइंड किया है, तो बोथ आर इक्वेशन ऑफ वर्क डन एंड दस आई कैन इक्वेट। सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही हम इक्वेट करेंगे हमें मिलेगा पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कैंसल, देन दिस पाई विल ऑल्सो भी कैंसल। ये जो आर है इस आर स्क्वायर से हट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट इज into r is equal to 2 times of t। therefore pi minus p naught is nothing but 2t upon r। तो ये जो pi माइनस पी नॉट है, यही हमारा एक्सेस प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर होल्ड बाय द स्पेरिकल मॉलिक्यूल या फिर स्पेरिकल ड्रॉप। एंड सेकेंडली, इसको चाहो तो आप डेल्टा पी भी लिख सकते हो। सो डेल्टा पी इज 2t अपॉन आर। लेकिन ये किसके केस में है, दिस इज फॉर लिक्विड ड्रॉप, दिस इज फॉर लिक्विड ड्रॉप। अगर आपका सोप बबल होगा, ध्यान से दिखना, फॉर सोप बबल, तो सोप बबल के केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू सरफेसेस, ड्यू टू टू सरफेसेस, तो जो आउटर सरफेस मतलब जो सोप बबल होता है, तो उसके पास इनसाइड और आउटसाइड ऐसे दो सरफेस होते हैं उस लिक्विड के पास या इस लिक्विड फिल्म के पास। इसलिए हम पी आई माइनस पी नॉट या फिर एक्सेस प्रेशर को लिखेंगे 2 times of 2t upon r, which is nothing but 4t upon radius of that particular bubble। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। सो आई एम राइटिंग डेल्टा p इज नथिंग बट 4t upon r। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन हमने ड्रॉ किए हैं, ये एक्सप्रेशन ही है लैप्लास के लॉ। ठीक है, सो दिस इज लैप्लास लॉ फॉर स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप एंड दिस इज लैप्लास लॉ फॉर स्पेरिकल सोप बबल, राइट। चलो, इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर हमें एक सॉल्ड एग्जांपल दिया है। What should be the diameter of water drop so that excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? Surface tension of water is 7.27 into 10 to the power minus 2 Newton per meter। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सरफेस टेंशन हमें देकर रखा है, T इज इक्वल टू 7.27 इंटू 10 to the power minus 2 Newton per meter। देन एक्सेस प्रेशर दैट इज पी आई माइनस पी नॉट, जिसको हम चाहो तो डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। हाउ मच इट इज 80 Newton per meter square। and what we have asked, we have been asked to calculate diameter of drop है, याद रखना आपको, ये इसको पता करना है। देखिए, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो आप रेडियस को कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, d/2 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फॉर्मूले में। चलो, नाउ वी नो भैया पी आई माइनस पी नॉट इज नथिंग बट फॉर एनी ड्रॉप इट इज 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस एंड रेडियस कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज डायमीटर बाय 2। सो सिंपली पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी, और d/2 जो है ये ऊपर चले जाएगा। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस एज 4 टाइम्स ऑफ टी, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ टी। चलो, सो पी आई माइनस पी नॉट की वैल्यू है 80 इज इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन इज 7.27
into 10 to the power minus 2 divided by d. So I am simply writing this is as 4, that would be 20. So d is equal to 7.27 into 10 to the power minus 2 divided by your 20. So that would be, ये हो जाएगा 7.27 divided by 2 into 10 to the power minus 3. So 7 is 3.5 into 2. So 7.27 divided by 2 करो. So 2 3s are 6, then 1.26, then we have 7 again, 3s are, so 3.63 into 10 to the power minus 3 मीटर, दैट इज द डायमीटर. ठीक है. और अगर आप इसको mm में कन्वर्ट करना चाहो तो 3.63 mm. 3.63 mm. आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन से उन्हें देख लेते हैं.